Hey everyone. So today topic is standing up for yourself chapter. So standing up for yourself chapter is the first chapter of invitation one इंग्लिश बुक। तो ये स्टोरी जो है वो बारे में लिखते हैं कि कैसे उनके फादर और मदर का डाइवोर्स हो गया था। उनके पापा ने नई शादी कर ली थी, उनके दो बच्चे थे, वो अभी कजाकिस्तान में रहते थे और कभी कभी उनको लेटर लिखा करते थे। और शायद उनकी कस्टडी उनकी मम्मी के पास थी, पर उनकी मम्मी जो थी वो पहले जियोलॉजिस्ट थी और उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया और अभी वो सिंगर सिंगर बन गई थी। कॉन्सर्ट में गाती वाती रहती थी, जिसकी वजह से उनकी मम्मी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी। एंड उनका जो एजुकेशन था वो स्ट्रिक्ट में आ गया था। इसका मतलब ये है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था, उनको परवरिश करने वाला उनका कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनको गली से स्ट्रिक्ट से बहुत गंदी आदतें लग गई थी। उनका पढ़ाई जो था वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया था। उनको गाली देना, स्मोकिंग करना और झगड़े के लिए हमेशा रेडी हो जाना, ये उनका एक आदत बन गया था। और इसी सारी गलत आदतों के बीच में उनको एक अच्छी आदत भी लगी थी, वो है हमेशा अपने डर का सामना करना। कभी भी किसी से भी या किसी चीज से या किसी इंसान से नहीं डरना और हमेशा अपने डर का सामना करना। ये चीज उनको वहीं से ही मिली थी। तो वो अपने स्टोरी के बारे में बताते हैं। यूनिट 3 में वो बताते हैं कि कैसे एक गली का गुंडा, 16 साल का गली का गुंडा जिसका नाम था रेड, सब उसको रेड करके बुलाते थे, उससे सब डरते थे और ये भी ऑथर भी जो है वो भी उससे डरते थे। तो रेड जो था वो अपनी उम्र से बहुत बड़ा दिखता था, वो बहुत मस्कुलर था। वो उसके हाथ में हमेशा एक नकल डस्टर, एक मेटल का नकल डस्टर आता था जो हमेशा वो अपने पॉकेट में रखता था और उसको वो डराने के लिए, मारने के लिए या डिफेंस के लिए यूज करता था। कैसे जो रेड था, रेड से सब डरते थे। वो गली का गुंडा था, उसके दो तीन चेले थे। वो कभी भी रास्ते में चलता पूरा गुंडे जैसा चलता, किसी कभी भी किसी को भी रोक लेता और सिर्फ एक ही शब्द बोलता, मनी। और उसके चेले जो थे वो उसके उनके पॉकेट से पूरा पैसे खींच लेते थे। जो कोई लोग मना करते थे पैसे देना, उनको वो बहुत मारते थे। एंड रेड भी, एंड ऑथर जो थे वो रेड से बहुत ज्यादा डरते थे। एंड एज आई नो, ऑथर चाहते थे कि वो अपने ये डर का सामना करे। ही वांटेड टू कन्क्वेयर हिज फियर ऑफ रेड। रेड से उनको जो डर लगता है उसका सामना करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रेड के ऊपर एक पोयम लिखा था। ये इनका जर्नलिज्म का सबसे पहला कदम था। और ये जो पोयम था वो देखते ही देखते दूसरे दिन ही पूरा होल स्ट्रीट में सबने इसको बाय हार्ट कर लिया था। सबको इसके बारे में पता चल गया था, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये पोयम को लेकर। क्योंकि रेड गली का गुंडा था, इससे सब उसे हेट करते थे। एंड गली में कोई भी रेड को पसंद नहीं करता था और सब उससे बहुत ज्यादा हेट करते थे। और इसीलिए वो जो पोयम को सबने पूरा बाय हार्ट कर लिया था। एक वन मॉर्निंग जब वो स्कूल में थे, स्कूल स्कूल जा रहे थे, रास्ते में थे, तब रेड और उसके चेले आ जाते हैं, उनको रोक लेते हैं। क्योंकि शायद रेड को पता चल गया था कि ऑथर यही ऑथर है जिसने उनके ऊपर एक पोयम लिखा है। और वो रेड को, और जो रेड है वो नकल डस्टर से बहुत जोर से उसके मुंडी पर पंच करते हैं, उसको बहुत जोर से मारते हैं, जिसकी वजह से वो उसी वहीं रास्ते में अनकॉन्शियस गिर जाते हैं। उनके मुंडी से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। बहुत दिनों तक वो बेड रेस्ट में थे। उनका मुंडी पे पूरा बैंडेज लगा हुआ था। ये उनका फर्स्ट रेमुनरेशन था एज अ पोएट। एज अ पोएट के रूप में इनका पहला रेमुनरेशन या पहला इनाम या पहला सैलरी था जो उनको मिला था। उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद जब वो थोड़ा रिकवर कर जाते हैं, उनके हेड पे अभी भी बैंडेज लगा होता है, वो रेड को देखते हैं और वो डर के मारे अपने कमरे में, अपने घर के अंदर फिर से चले जाते हैं। घर घर के अंदर जाने के बाद वो अपने पिल्लो को बहुत बाइट करते हैं, बहुत जोर से अपने मारते हैं। एंड उस समय वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा अशेम फील करते हैं कि मैं कितना कावर्ड हूँ, मैं कितना डरपोक हूँ। एंड उसी समय वो डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये डर का सामना जरूर करूंगा। उसके बाद से जो हमारे ऑथर थे वो डिसाइड करते हैं कि मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं रेड से और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा, आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन रेड और मैं रेड को डिफीट करूंगा। उसके बाद वो ट्रेनिंग करने के लिए आई थिंक जिम में चले जाते हैं, जिम टाइप का कुछ चले जाते हैं, वेट लिफ्टिंग टाइप का कुछ करते हैं। हर सेशन के बाद वो अपने अपने मसल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड बिगर महसूस करते थे। बट आप अगर आज जा रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए, जिम में जा रहे हो, तो एक ही दिन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाओगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा था वो स्लोली था। उसी समय उनको याद आता है कि उन्होंने एक बुक के बारे में पढ़ा था, जिजुत्सु, एक
जापानीज मेथड ऑफ रेसलिंग है। इस मेथड में क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो और आपका जो ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कैसे एक वीक अपने स्ट्रांग ओपोनेंट को हरा सकता है, उसका एक टेक्निक लिखा हुआ था। एंड उन्होंने अपने दो अदर बॉयज, दो और दोस्त के साथ वो अपने घर में रुके और उन्होंने 3 वीक्स तक जिजुत्सु का प्रैक्टिस किया। उसके बाद वो घर के बाहर निकले। रेड उस समय अपने चेलों के साथ ताश पत्ते खेल रहा था। वो जाता है, एक जोर से किक करता है एंड वो सारा जो कार्ड्स है वो छितर बितर हो जाता है। रेड उस समय बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि जैसे ही वो देखता है कि अरे ये लड़का वही है जिसको मैंने पहले मारा था। वो रेड जो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इतना मार खाने के बाद ये फिर से आ गया। एंड रेड बोलता है लगता है कि तुझे इतना काफी नहीं था। जैसे ही रेड अपने पॉकेट से नकल डस्टर निकालने वाला था, आई थिंक ये बहुत ज्यादा उसको होते हैं, वो एक क्विक सा एक मूवमेंट करते हैं और रेड जो है वो चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है, चिल्लाने लग जाता है, जमीन पर गिरने लगता है। जब रेड अपना मुंडी ऐसे उठाता है और फिर से ऑथर को देखता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का हिम्मत कैसे हुआ रेड को मारने का, मुझे मारने का हिम्मत कैसे हुआ। वो जैसे ही ऐसे उठता है और जैसे ही नकल डस्टर लाता है, ऑथर जो होते हैं उसका हाथ ऐसे कलाइयां पकड़ लेते हैं, इसको बहुत ज्यादा माने स्क्वीज कर लेते हैं, कलाइयां ऐसे मोड़ देते हैं, तब तक मरोड़ते हैं जब तक नकल डस्टर उसके हाथ से नीचे ना गिर जाए। और उसके बाद रेड जो होता है वो अपना हाथ पकड़ के रोने लग जाता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। एंड उसी दिन के बाद से रेड का जो दबदबा था पूरे स्ट्रीट में, उसका जो राज चल रहा था वो राज उसका खत्म हो जाता है। एंड इस इंसिडेंट के बाद से ऑथर को ये रियलाइज होता है कि अगर आपको आपके स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को, अगर आपको किसी चीज से उभरना है, अपने डर का सामना करना है, तो आपको बस एक रास्ता चाहिए उस चीज से निकलने का। यू जस्ट नीड टू नो द वे टू बीट देम। हर इंसान के लिए एक स्पेशल जिजुत्सु होता है। यहाँ पर जिजुत्सु द रेसलिंग मेथड नहीं, यहाँ पर जिजुत्सु से उनका मतलब था कि हर इंसान के लिए अपने डर का सामना करने के लिए एक मेथड है, एक वे है। आपको बस वो मेथड को, वो वे को खोजना है। एंड इसी इंसिडेंट से वो ये भी जानते हैं कि एज अ पोएट, अगर वो कुछ पोयम लिख रहे हैं तो उनको उनके उस पोयम के लिए, अपने काम के लिए स्टैंड लेना भी आना चाहिए। इसी के साथ से ये स्टोरी खत्म हो जाता है। ये स्टोरी हमको ये सिखाता है कि अपने लिए खड़े होना, अपने डर का सामना करना सिखाता है कि आप जब अब तब तक स्ट्रांग नहीं बन सकते हो मेंटली फिजिकली, जब तक आप ओवरकम नहीं करते हो अपने फियर को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा आपके स्टडीज के लिए। एंड प्लीज जस्ट इग्नोर माई मिस्टेक। अगर मैंने कहीं मिस्टेक किया हो, कोई प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो, तो प्लीज इग्नोर इट। होप फॉर अ बेटर डे।